नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अपना जो थ्योरी सेशन है ये ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें अपन आज बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्लियर करेंगे जो कि ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, उनके अपन बात करेंगे। आज की क्लास राजस्थान जीके संबंधित है और इसमें अपन राजस्थान के जीके का जो अरावली पर्वतमाला है इसका संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा करना। मेरा यहाँ से प्रयास है कि आपको A1 कंटेंट मिले। देखिए साथियों, अरावली पर्वतमाला की सबसे पहले बात की जाती है कि अरावली पर्वतमाला भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार अरावली पर्वतमाला का जो अवशेष माना जाता है वो माना जाता है गोंडवाना लैंड का, यानी कि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड की अवशेष मानी जाती है। ये पहला पॉइंट था, ठीक है। इसके बाद देखिए बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान में, भारत में नहीं, राजस्थान में, यहाँ पर आप समझ रखना राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार, या साथियों देखें तो भारत में भी ये क्लियर रहेगा पॉइंट, आप यहाँ पर घबराएं नहीं, ये पॉइंट दोनों में एक ही होते हैं। भारत की दिशा भी यही रहेगी और राजस्थान की दिशा भी यही रहेगी। तो राजस्थान में या भारत में अरावली का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व दिशा में दिल्ली के पास तक है। यानी कि साथियों मैं इसका नाम बताना चाहूँगा, गुजरात का एक गांव है खेड़ ब्रह्मा। क्या नाम है गांव का नाम? खेड़ ब्रह्मा। खेड़ ब्रह्मा गुजरात से, खेड़ ब्रह्मा से, यानी कि गुजरात का गांव है खेड़ ब्रह्मा जो पालनपुर तहसील का है गुजरात राज्य का। इस खेड़ ब्रह्मा से अरावली पर्वतमाला शुरू होती है और दिल्ली के पास रायसीन की पहाड़ी, कहाँ तक? दिल्ली के पास रायसीन की पहाड़ी तक, रायसीन की पहाड़ी, यहाँ तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है अरावली पर्वतमाला के विस्तार की दिशा क्या है, तो दिशा होगी आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। इसके बाद में इसके उत्पत्ति का काल पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का विश्व में कौन सी उत्पत्ति का काल क्या है, यानी कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है कैसी पर्वतमाला है? तो अरावली पर्वतमाला है जो वलित पर्वतमाला है, यह विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। और यहाँ पर अपने को काल पूछा जाए तो काल होता है इसका साथियों प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन काल। इसे कहते हैं पैलियोजोइक काल, प्री कैम्ब्रियन काल या पैलियोजोइक काल। तो अरावली पर्वतमाला का उत्पत्ति का काल कौन सा होगा? तो वो होगा प्री कैम्ब्रियन काल या पैलियोजोइक काल। यहाँ पर आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब अपने पास में अगला पॉइंट आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो लगभग मध्य में है, राजस्थान के मध्य भाग में है। और दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम का जिला कौन सा? तो सिरोही जिले से शुरू होता है और सिरोही जिले से लेकर के झुंझुनू जिले के सिंगाना तक, सिरोही जिले से शुरू होता है अरावली पर्वतमाला और झुंझुनू जिले के सिंगाना गांव तक, तथा सिंगाना के दक्षिण की ओर अलवर के साथ में आपको बता दें कि ये लगभग अलवर तक है। कहाँ तक है? अलवर तक है। तो राजस्थान में इसका विस्तार पूछेगा, मैं आपको बता दूंगा साथियों, जिले वाइज बताऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर आपको मोटे रूप से ध्यान रखना है
कि राजस्थान के सिरोही जिले को से शुरू होती है अरावली पर्वतमालाएं और झुंझुनू अलवर तक फैली हुई है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आता है अपना कि अरावली पर्वतमाला के विस्तार की दिशा क्या है। ये क्वेश्चन हमेशा बना हुआ है। तो अरावली पर्वतमाला के विस्तार की दिशा आपको ध्यान रखनी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। चाहे राजस्थान में पूछे या भारत के संबंध में पूछे, दोनों एक ही दिशा रहेगी। राजस्थान पूछे या भारत पूछे तो दोनों की दिशा क्या रहेगी, एक ही रहेगी। दोनों के संबंध में दिशा एक ही रहेगी। इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली, जो अरावली है ना, इसमें मध्यवर्ती अरावली का पर्वतीय भाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। आपको पूछा जाता है राजस्थान का सबसे छोटा प्राकृतिक विभाग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है मध्य अरावली का पर्वतीय भाग, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.1% भाग है। यानी कि जो साथियों अपनी अरावली पर्वतमाला है, यह सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है, क्योंकि राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा भाग है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा भाग है हाड़ौती का पठार। तो वहां पर आपको पूछेगा इन 4 भागों में से सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो सबसे छोटा भाग है अरावली पर्वतीय प्रदेश। और अरावली पर्वतीय प्रदेश का कितना प्रतिशत है राजस्थान का, तो राजस्थान के अंदर है 9.1%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.1% भाग अरावली का है। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ये तो कुल लंबाई है जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक है। लेकिन आपको पूछे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है, तब आपको बतानी है 550 किलोमीटर। पॉइंट क्लियर है। यदि आपको पूछे कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान के पास में है, आपको पूछे कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का लगभग 80% भाग है ना, वो राजस्थान के पास है। इनकी साथियों अरावली पर्वतमाला 80% भाग राजस्थान में, शेष भाग गुजरात से दिल्ली के अंदर भी है। तो ये आपके पास में 4 पॉइंट बताए मैंने, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान पॉइंट है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा भाग है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करें अपन अगले पॉइंट की। तो इसके बाद देखिए साथियों, अपने पास में इसकी औसत ऊंचाई के बारे में क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तब आपको बताना है 930 मीटर औसत एवरेज ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर अरावली पर्वतमाला के 3 भाग आ जाएंगे। औसत ऊंचाई के बाद में अरावली पर्वतमाला के 3 भाग यहाँ पर है, जिसमें पहला भाग है उत्तरी अरावली क्षेत्र या इसका विस्तार। तो साथियों, उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली सांबर झील के उत्तर पूर्व की ओर सिंगाना झुंझुनू से तक और सिंगाना के दक्षिण की ओर अलवर तक फैली हुई है। उत्तरी अरावली है ना साथियों, ये अपने सांबर झील के उत्तर पूर्व की ओर, यानी कि जयपुर से उत्तर पूर्व, जयपुर सांबर झील जयपुर में, तो जयपुर से झुंझुनू की ओर जो भाग है उत्तरी अरावली का है। इसके बाद में आती है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का विस्तार है सांबर से देवगढ़, इनकी राजसमंद तथा मुख्यतः अजमेर में। अजमेर वाला भाग, अजमेर के आसपास का जो स्थान है साथियों, वो मध्य अरावली का आता है। इसके बाद में आती है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली साथियों देवगढ़ से के दक्षिण से पश्चिम की ओर सिरोही से गुजरात की सीमा तक। इनकी जो साथियों सिरोही से लेकर के देवगढ़ तक का जो भाग है, राजसमंद वाला भाग, ये है आपका दक्षिणी अरावली। इसमें साथियों एक एक जिले की मैं बात करूंगा आपके सामने, इसकी चोटियों की भी बात करूंगा कि कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली की है, कौन सी मध्य अरावली की है, कौन सी उत्तरी अरावली की है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है
इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अपने सामने है कि उत्तरी अरावली की श्रृंखला कम चौड़ी, कम ऊंची और अधिक टूटी हुई है। जो साथियों अपनी उत्तरी अरावली है ना, ये सबसे कम चौड़ी है। उत्तरी अरावली चौड़ी भी कम है, ऊंची भी कम है और टूटी हुई अधिक है। आपको सबको पता है कि जहाँ हमारा शेखावटी क्षेत्र है, उत्तरी अरावली का शेखावटी क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान के अलवर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू जिले आते हैं और पूर्वी नागौर भी आता है। तो यहाँ अलवर है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है। यहाँ पर अरावली चौड़ी भी कम है, अरावली की ऊंचाई भी कम है और अरावली पर्वतमाला जगह जगह पर टूटी हुई भी है। और इसी का उल्टा पूछे कि अरावली पर्वतमाला की अधिक ऊंचाई और अधिक चौड़ी कहाँ पर है, तो अरावली पर्वतमाला दक्षिणी अरावली का भाग, दक्षिणी अरावली का जो भाग है, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक ऊंची भी है और अधिक चौड़ी भी है। अब दक्षिणी अरावली में कौन कौन से बातें यहाँ जिले आएंगे, तो मैंने आपको इसमें बता रखा है कि पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। कौन कौन से जिले आएंगे? पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। ये जो जिले हैं ये आते हैं दक्षिणी अरावली में। और यहाँ पर अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई भी है और सबसे अधिक चौड़ाई भी है। तो आपको दोनों पॉइंट ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सबसे अधिक कौन से भाग में है और ऊंचाई सबसे कम कौन से भाग में है। तो अधिक है दक्षिणी भाग में, कम है उत्तरी भाग में। अब देखिए, अपन एक एक भाग की बात करें तो अरावली पर्वतमाला को 3 उप भागों में बांटा गया है। पहला भाग पढ़ते हैं अपन उत्तरी अरावली। पहला भाग क्या पढ़ते हैं? पहला भाग पढ़ते हैं उत्तरी अरावली। अब देखिए साथियों, ये उत्तरी अरावली है ना, इसमें शेखावटी क्षेत्र, जयपुर, अलवर का क्षेत्र का पर्वतमाला आती है। अब इसमें मैं आपके जिलों के नाम लिखवा देता हूँ। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे, तो उत्तरी अरावली में आपका एक जिला आएगा अलवर, दूसरा आपका जिला आएगा जयपुर, तीसरा जिला है दौसा और चौथा जिला है सीकर, पांचवा जिला है झुंझुनू और छठा जिला है पूर्वी नागौर। कौन सा भाग? नागौर का पूर्वी भाग, पूर्वी नागौर। ये साथियों अरावली के उत्तरी अरावली भाग के जिले हैं। इन जिलों में जो अरावली है उसे हम कहते हैं उत्तरी अरावली। क्लियर है पॉइंट? अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना साथियों, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको बतानी है। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है 450 मीटर। कितनी है? 450 मीटर। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में साथियों आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, पर्वत चोटियां कौन कौन सी है। तो देखिए, मैं आपके सामने इनकी चोटियों की बात करूंगा। तो आपके सामने एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखिए उत्तरी अरावली में साथियों प्रमुख चोटियां आती है, उसमें अपनी पहली आती है रघुनाथगढ़। कौन सी आती है? रघुनाथगढ़। दूसरी चोटी आती है, वो आती है भोरास। तीसरी आती है बबाई। चौथी है मनोहरपुरा। यानी कि मैं इनके सामने आपके सामने ये कुल उत्तरी अरावली की चोटियां सभी की सभी। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? तो सीकर में है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1055 मीटर ऊंची है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भोरास अलवर में है, इसकी ऊंचाई है 792 मीटर। बबाई झुंझुनू में है, इसकी ऊंचाई है 780 मीटर, 1780 मीटर। मनोहरपुरा की बात करें तो ये जयपुर में है, ये 747 मीटर ऊंची है। सरिस्का की बात करें तो ये अलवर में है और ये आपकी है 677 मीटर ऊंची।
और भानगढ़ की बात करें तो भानगढ़ अलवर में स्थित है, 649 मीटर ऊंची है। इसी प्रकार खो की बात करें तो खो जयपुर की है और 920 मीटर ऊंची है। एक छोटी है बरवाड़ा, ये भी जयपुर की है और 786 मीटर ऊंची है। एक है बिलाली, ये अलवर की है और 775 मीटर ऊंची है। बैराट की बात करें तो जयपुर में है, 704 मीटर ऊंची है। सिरावास की बात करें तो ये अलवर में है, 651 मीटर। और जयगढ़ की बात करें तो जयपुर में है, 648 मीटर। ये सभी की सभी चोटियां उत्तरी अरावली की है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली की है और कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली की नहीं है। तो आपको यहाँ से दो कोट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। या क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित कोट को सही संबंधित कीजिए। एक तरफ चोटियों के नाम, एक तरफ स्थान के नाम और एक तरफ इनकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो आपको ये एक एक चोटी का नाम, उनका स्थान और उनकी ऊंचाई आपको कंठस्थ कर लेनी चाहिए। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट है इसके बाद में, उत्तरी अरावली के बाद में आता है मध्य अरावली। कौन सा आता है? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में आपकी देखिए साथियों, तारागढ़ अजमेर जिले में विस्तृत मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह आपकी तारागढ़, और इसका ऊंचाई की बात करें तो ये 870 मीटर है। मध्य अरावली साथियों, आपके मध्य अरावली में कुछ इंपोर्टेंट, अजमेर जिला ये लगभग मध्य अरावली में जिला की बात करें तो अजमेर जिला है, यानी कि 90% भाग अजमेर का है जो मध्य अरावली में आता है। अब देखिए साथियों, इस मध्य अरावली की बात करें तो इसमें कुछ इंपोर्टेंट, एक ब्यावर तहसील है जो अजमेर की ब्यावर तहसील है। इस ब्यावर तहसील में एक तो है मुरा घाट दर्रा, एक है आपकी बर दर्रा, एक है आपकी परवेरिया दर्रा और एक है आपकी शिव घाट दर्रा। ये सभी की सभी मध्य अरावली का भाग है। हम दर्रे के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे पूरा, जिसमें कौन सी दर्रा कहाँ से जाती है, उसका क्या विशेषता है, पर सब पढ़ेंगे। लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दर्रा मध्य अरावली की है और कौन सी दर्रा मध्य अरावली की नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, मुरा घाट दर्रा, बर दर्रा, परवेरिया दर्रा और शिव घाट दर्रा, ये सभी की सभी मध्य अरावली की है। क्लियर है? चलिए इसके बाद में मध्य अरावली में साथियों कुछ इंपोर्टेंट पर्वत चोटियां भी है। मैं आपके नाम इसके बता देता हूँ। मध्य अरावली में साथियों एक चोटी आती है जिसका नाम है गोरम जी। क्या नाम है? गोरम जी। गोरम जी की चोटी, और ये है आपकी अजमेर में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 934 मीटर है। इसी के बाद में एक चोटी आती है, उसका नाम है मारयजी। मारयजी, मारयजी भी साथियों आपके टोडगढ़ के पास में है और इसका ऊंचाई की बात करें तो 933 मीटर है। मारयजी, ठीक है। इसके बाद में एक छोटी है तारागढ़, और तारागढ़ की आपको देख लिया आपने, 870 मीटर। और एक छोटी आती है, उसका नाम है नाग पहाड़, या नाग, खाली नाग भी है और नाग पहाड़ भी है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये आपकी 795 मीटर। ये सभी की सभी मध्य अरावली की 4 चोटियां है, ज्यादा नहीं है, इंपोर्टेंट 4 ही है। चारों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बता दिया आपको। इसके बाद में साथियों देखिए, ये तो इंपोर्टेंट दर्रे हैं, मुरा घाट दर्रा, बर दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिव घाट दर्रा, ये तो इंपोर्टेंट दर्रे हैं ही। इन्हीं के साथ साथ आपको और भी ध्यान रखना है, एक दर्रा है जिसका नाम है झीलवाड़ा। क्या नाम है? झीलवाड़ा। एक और दर्रा है जिसका नाम है कच्छवाली। क्या नाम है? कच्छवाली। एक और दर्रा है जिसका नाम है पीपली, और एक दर्रा है जिसका नाम है अरनिया। ये भी मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मध्य अरावली के बारे में। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तारागढ़ कहाँ स्थित है? अजमेर में। मध्य अरावली में कौन कौन सी दर्रे हैं? तो झीलवाड़ा,
कचवाली, पीपली, अरनिया, मुराघाट, बर, परवेरिया और शिव घाट। ठीक है, और छोटियां कौन कौन सी है? तो तारागढ़, गोरमजी, मारियाजी, नाग। इसके बाद में देखिए अपन बात करते हैं आगे दक्षिणी अरावली की। और मध्य अरावली के साथियों औसत ऊंचाई पूछ ले तो आपको बतानी 700 मीटर। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई पूछे तब आपको बतानी 700 मीटर। इसके बाद देखिए दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली साथियों अपने पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर जिलों में पाए जाने वाले पर्वतीय भाग में आती है। यानी कि दक्षिणी अरावली के कौन कौन से जिले हैं? तो पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर। और साथियों इसमें विशेष ध्यान आता है दक्षिणी अरावली के अंदर एक तो भाखर, एक बोराट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है दक्षिणी अरावली के। और साथियों दक्षिणी अरावली अरावली का सबसे सघन और ऊंचा भाग है। अरावली पर्वतमाला का संपूर्ण अरावली पर्वतमाला का सबसे सघन भाग कौन सा है? तो सघन भाग भी आपका दक्षिणी अरावली है। और सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो सबसे ऊंचा भाग है वो भी आपका दक्षिणी अरावली है। अब यहाँ पर एक शब्द आया भाखर। तो भाखर क्या है? तो भाखर है साथियों पूर्वी सिरोही का उबड़ खाबड़ पर्वत। पूर्वी सिरोही के उबड़ खाबड़ पर्वत, पूर्वी सिरोही। तो पूर्वी सिरोही का जो साथियों पर्वतीय प्रदेश है उसे कहते हैं भाखर। और बोराट क्या है? तो बोराट की अपन बात करें तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पर्वत। कौन सा? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच का स्थान, उसे कहते हैं बोराट का पर्वत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन बात करें इसमें दक्षिणी अरावली में और बात करें साथियों तो दक्षिणी अरावली में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके सामने। एक तो भाखर हो गया, एक बोराट हो गया। एक साथियों उदयपुर के आसपास में तस्तरी नुमा पहाड़ियां पाई जाती है। उदयपुर के आसपास में तस्तरी नुमा पहाड़ियां पाई जाती है और उन्हें कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा। तो ध्यान रखना बोराट, भाखर, गिरवा। गिरवा है उदयपुर के आसपास की तस्तरी नुमा पहाड़ियां। और साथियों जयसमंद झील में ही एक पठार पाया जाता है जिसका नाम है लाचाड़िया का पठार। क्या नाम है? लाचाड़िया का पठार। ध्यान रखना ये भी यहीं पर है, लाचाड़िया, लाचाड़िया का पठार। ये आपका जयसमंद झील में है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इस पठारों की औसत ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर आपको औसत ऊंचाई ध्यान रखनी है, वो है 1225 से लेकर के 1300, 1225 से लेकर के 1300 मीटर तक। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं अपन कि कौन कौन सी यहाँ की प्रमुख चोटियां हैं और उनके बारे में क्या क्या फैक्ट है। तो देखिएगा साथियों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चोटियां आती है। दक्षिणी अरावली में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। सबसे पहले है गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर और सिरोही में स्थित है। दूसरी है शेर, ये भी सिरोही में स्थित है, 1597 मीटर है। तीसरी है देलवाड़ा, ये भी सिरोही में स्थित है, 1442 मीटर ऊंची है। जरगा उदयपुर में स्थित है, 1431 मीटर ऊंची है। इसके बाद में आती है अचलगढ़, 1380 मीटर है। आबू सिरोही में स्थित है, 1295 मीटर। और इसके बाद में आती है कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में स्थित है, 1224 मीटर। धोनिया जो कि 1183 मीटर है। ऋषिकेश 1017 मीटर है। कमलनाथ 1001 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ की चोटियां हैं। इसी के साथ देखिए सजनगढ़ 938 मीटर है। सायरा 900 मीटर है। लीलागढ़ 774 मीटर है। नागपानी 867 मीटर है। डोरा पर्वत इनकी जसवंतपुरा की पहाड़ियां ये है साथियों 869 मीटर। गोगुंदा की पहाड़ी 840 मीटर। इसराना बाखर जालोर 839 मीटर। रोजा बाखर जालोर 730 मीटर।
जालोरा पहाड़ जालोर 588 मीटर, कोटड़ा पहाड़ जालोर 450 मीटर। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको एक एक पॉइंट का ध्यान होना चाहिए। कौन सा पर्वत कौन से जिले में है, आप क्या काम करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद में इस स्लाइड के माध्यम से आप प्रत्येक इस चोटी का जिला कौन से जिले में, जैसे सिरोही में कितनी है तो जिला सिरोही लेकर के वहां की सारी चोटियां लिख दो। अजमेर में कितनी है अजमेर में लिख दो। जयपुर में कितनी है जयपुर में लिख दो। फिर आप उदयपुर की कौन कौन सी चोटी है वो लिख दो। राजसमंद में कौन कौन सी वो लिख दो। यानी कि जिले वाइज कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं उनके बारे में आप अलग से लिख लो, ताकि आपको जिला पूछे तो आपको याद रहेगा। गुरु शिखर को गुरु माथा या संतों का शिखर भी कहते हैं। साथियों, गुरु शिखर को गुरु माथा या संतों का शिखर भी कहते हैं। और किसने कहा था, तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों आगे बात करते हैं अपन। तो अगला पॉइंट अपना वो है कि अरावली पर्वतमाला खेड़ बर्मा से खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध रूप से है। इन खेड़ बर्मा गुजरात से लेकर के खेतड़ी झुंझुनू तक और फिर आगे दिल्ली तक रायसेन की पहाड़ी। फिर आता है यहाँ पर एक नाहग पहाड़ जिसे अपन स्कैन माउंटेन कहते हैं। ये अजमेर और पुष्कर के बीच में स्थित है। नाग पहाड़ कहाँ पर है, तो अजमेर और पुष्कर के बीच में स्थित है। इसके बाद में अपने आते हैं साथियों कुछ प्रमुख दर्रे, जैसे सोमेश्वर दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा और गोरम घाट दर्रा। और साथ में आता है साथियों देसूरी, सूरी नहीं है ये शब्द है देसूरी। ठीक है, तो ये प्रमुख दर्रे हैं। अपन साथियों इस दर्रों के बारे में बात करेंगे। इसमें देखिए साथियों मेवाड़ में स्थित प्रमुख दर्रे को नाल कहते हैं। इनके साथियों जो दर्रा होता है तंग रास्ता। दर्रा होता है दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच का तंग मार्ग या तंग रास्ता। और इस तंग रास्ते में साथियों जो मेवाड़ है, मेवाड़ में इसका नाम है नाल। इनकी मेवाड़ में इसको नाम नाल से जानते हैं। और सबसे पहले बात करें तो झीलवा की नाल। कौन सी नाल, झीलवा की नाल की बात करें तो ये साथियों मारवाड़ और मेवाड़ आने का रास्ता था और इसे पगलिया नाल भी कहते हैं। झीलवा की नाल जो मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ती थी और इसका नाम है पगलिया नाल, इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए बात करेंगे अपन सोमेश्वर दर्रे की। तो यह साथियों पाली के उत्तर में स्थित विकट तंग दर्रा है। हाथीगुड़ा दर्रा की बात करें तो यह साथियों पाली के दक्षिण देसूरी पाली के दक्षिण में स्थित हाथीगुड़ा दर्रा है। यहाँ से जयपुर जोधपुर रेल मार्ग भी गुजरता है और कुंभलगढ़ साथियों इसी दर्रे के पास में बना हुआ है। हाथीगुड़ा दर्रे के पास में बना हुआ है कुंभलगढ़ का दुर्ग। इसके बाद में साथियों देखिए बरदर्रा अपने साथियों अजमेर में स्थित है और यहाँ से मारवाड़ जंक्शन आबू रोड का रेल मार्ग गुजरता है। गोरम घाट दर्रा राजसमंद जिले में स्थित है और इस दर्रे से उदयपुर जोधपुर का रेल मार्ग गुजरता है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं कि कौन सा रेल मार्ग किस दर्रे से गुजरता है और वो दर्रा कहाँ स्थित है। क्लियर है, चलिए इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं अपन अगला। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर कि मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठारों से अलग करने वाली पहाड़ियां कौन सी है, तो साथियों आपकी है मेरवाड़ा की पहाड़ी। इसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों का अधिकांश भाग कौन से जिलों में है, तो राजस्थान में पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र का अधिकांश भाग उदयपुर सिरोही और राजसमंद जिलों में है। इसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो उदयपुर जिले में है। और सबसे कम विस्तार कौन से जिले में है, तो अजमेर जिले में है। सबसे अधिक विस्तार उदयपुर में, सबसे कम विस्तार अजमेर में है। और इसके बाद में आपको एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन सी दिशा में जाने पर अरावली पर्वतमाला का मान है जो बढ़ता है और कौन सी दिशा में जाने पर इसका मान कम होता है। तो देखिए अरावली पर्वतमाला
जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। तो इसका अपन जब उत्तर पूर्व से जब दक्षिण पश्चिम में आएंगे तब मान बढ़ेगा। उत्तर पूर्व से जब दक्षिण पश्चिम में आएंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में आएंगे तब इसका मान बढ़ेगा। और जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तब मान घटेगा। ठीक है। और साथियों, अरावली की चौड़ाई और ऊंचाई कम है। वो कम कहाँ पर है? तो कम हो जाती है कब? जब अपन उल्टा जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं तब इसकी ऊंचाई और चौड़ाई है वो कम हो जाती है। इसके बाद में देखिए, अरावली के चौड़ाई में सर्वाधिक वृद्धि उदयपुर के आगे दक्षिण पश्चिम में होती है। ठीक है। इनकी जो साथियों अपना अरावली की चौड़ाई की बात करें तो सबसे अधिक वृद्धि है उदयपुर के आगे दक्षिण पश्चिम भाग में होती है। इसके बाद देखिए, राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पहाड़ी पठारों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहला है गुरु शिखर। इंपोर्टेंट है, वही बात करेंगे। तो गुरु शिखर, इसे साथियों अरावली पहाड़ियों का माउंट आबू श्री में स्थित राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। गुरु शिखर साथियों हिमालय और नीलगिरी के मध्य स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत और नीलगिरी के बीच के पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो आपकी है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर की ऊंचाई है। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर या गुरु शिखर या इसका अन्य नाम है गुरु माथा कहा था। ठीक है, गुरु माथा। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं शेर पर्वत चोटी सिरोही में स्थित है। 1597 मीटर ऊंची है और ये राज्य की दूसरी ऊंची चोटी है। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। ये साथियों कोटा और झालावाड़ के बीच में स्थित भूभाग है और इसका ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। और इसी कारण साथियों चंबल नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। क्यों? क्योंकि साथियों जो चंबल नदी है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है ना। तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के ढाल के कारण ही, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का ढाल कौन सा है? दक्षिण से उत्तर है। इसी कारण चंबल नदी की प्रवाह का दिशा है वो भी दक्षिण से उत्तर है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंबल नदी के प्रवाह की दिशा कौन सी है? तो दक्षिण से उत्तर। इसके बाद में एक पॉइंट आता है कि मालखेत की पहाड़ियां। तो साथियों मालखेत की पहाड़ियां है सीकर जिले की पहाड़ियों का स्थानीय नाम है मालखेत की पहाड़ियां। सीकर जिले की जो पहाड़ियां हैं उसको स्थानीय भाषा में मालखेत की पहाड़ी कहते हैं। एक आता है हर्ष की पहाड़ी। हर्ष की पहाड़ी सीकर जिले में स्थित है और इस पहाड़ी पर जीण माता का मंदिर भी बना हुआ है। क्लियर है ये भी पॉइंट? हमने तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं बहुत सारे। इसके बाद देखिए सुंदा की पहाड़ियां। तो भीनमाल जालोर के निकट स्थित पहाड़ियां जहां पर सुंदा माता का मंदिर स्थित है उसे सुंदा की पहाड़ी कहते हैं, भीनमाल जालोर के पास की। इसके बाद में आता है मालानी पर्वत। तो लूणी बेसिन के मध्यवर्ती घाटी भाग जो मुख्यतः जालोर और बालोतरा के मध्य स्थित है इसे साथियों मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से पुकारा जाता है। ये साथियों लूणी बेसिन का जो मध्यवर्ती घाटी भाग है ना, जालोर और बालोतरा का इलाका, यहाँ पर जो लूणी नदी के आसपास का या लूणी नदी का जो क्षेत्र है इसे मालानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए मेरवाड़ की पहाड़ी। तो ये साथियों आपके अरावली पर्वत श्रेणी के टाटगढ़ के समीप का भाग है और मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उस पठार से अलग करता है और ये अजमेर में स्थित है। ये हमने पहले बात कर ली थी। अभी आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपके पास में छप्पन की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत। ये साथियों बाड़मेर में स्थित है सिवाना पर्वत क्षेत्र में और जिले की सबसे ऊंची और सबसे लंबी मुख्यतः साथियों गोलाकार पहाड़ियां हैं। इन्हें नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। बाड़मेर जिले की सबसे ऊंची और सबसे मुख्य या सबसे लंबी गोलाकार पहाड़ियां छप्पन पर्वत या नाकोड़ा पर्वत, इसे छप्पन की पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है ना। आपको पूछा जाता है छप्पन की पहाड़ी कहाँ है? तो बाड़मेर के सिवाना में। नाकोड़ा पर्वत वही जो बाड़मेर सिवाना की गोलाकार पहाड़ियां हैं उन्हें नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। एक आपको पूछा जा सकता है लासाड़िया का पठार। तो साथियों उदयपुर में जयसमंद के आगे पूर्व की ओर विच्छेदित कटा फटा पठार, उदयपुर के
जयसमंद के आसपास का जो कट्टा फटा पठार है उसे लाचाड़िया का पठार कहते हैं। इसके बाद में आपको पूछा जाता है त्रिकुट की पहाड़ी, तो त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर किला इसी पर स्थित है। त्रिकुट की पहाड़ी पर, त्रिकुट की पहाड़ी पर जैसलमेर का किला स्थित है, तो कहां पर हो गई? जैसलमेर में। इसके बाद में आता है ऊपरमाल, तो साथियों चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है इसे रियासत काल में ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। तो ऊपरमाल कहां का इलाका है? तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया का भाग ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं चिड़िया टोंक पहाड़ी जोधपुर में स्थित है और इस पर मेहरानगढ़ किला बना हुआ है। इसके बाद में तारागढ़ पहाड़ी, इस पर साथियों अजमेर का किला बना हुआ है जिसका नाम है गढ़ बीठली, और इस पहाड़ी को बीठली की पहाड़ी भी कहा जाता है। और यह अजमेर दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने कराया था। इसके बाद में आता है नाग पहाड़, नागपहाड़, जागपहाड़ नहीं है, नागपहाड़। और नागपहाड़ साथियों अजमेर में स्थित है। यह पुष्कर के पास नागपहाड़ तलहटी के वन विभाग द्वारा विशाल बगीचे का निर्माण कराया गया है। और पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे। कहां पर? इस नागपहाड़ के पास। अगला पॉइंट है इसके बाद में वो है आपके साथियों आडावाला पर्वत, ये साथियों बूंदी जिले में स्थित है। एक आता है साथियों शब्द आता है मगरा, तो मगरा है उदयपुर के उत्तरी पश्चिम में पर्वतीय भाग, जिसे जहां पर जरगा पर्वत स्थित है, तो उदयपुर का साथियों पर्वतीय भाग है उसे मगरा नाम से जानते हैं। एक शब्द आता है भाखर, तो भाखर है पूर्वी श्री क्षेत्र में अरावली का तीव्र ढाल जहां पर उबड़ खाबड़ कंटक पहाड़ियां हैं, इन्हें स्थानीय भाषा में भाखर नाम से जाना जाता है, पूर्वी श्री का भाग। फिर आता है गिरवा, तो साथियों गिरवा है उदयपुर क्षेत्र का तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियां या मेखला, इन स्थानीय भाषा में गिरवा के नाम से जानते हैं। मत कर, गिरवा के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए साथियों अरावली श्रेणी के पाद में सपेटी क्षेत्र में एक पट्टी पश्चिम की ओर जाती है और अलक्षित रूप से मरुस्थल में विलीन हो जाती है। इसमें बालू का टिब्बे कम और जल निकास के लिए अनगिनत छोटे छोटे जल मार्ग बने हुए हैं। यह भूभाग अधिक उपजाऊ है, इन्हें साथियों रोही कहा जाता है। इस क्षेत्र के उत्तर और मध्य भागों में रोही भूमि के अनेक बड़े बड़े टुकड़े हैं। उत्तरी सिरे में गंगा का मैदान, दक्षिणी सिरे पर लूणी बेसिन और भीतर में गोदार मैदान। कृषि की दृष्टि से बांगड़ भूमि सबसे उपजाऊ भाग है। यानी कि साथियों एक आपको पूछा जाता है रोही क्या है, एक आपको पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर कृषि के लिए उपजाऊ स्थान कौन सा है, तो एक तो रोही, एक हो जाएगा आपका गंगा का मैदान और एक हो जाएगा लूणी बेसिन और एक हो जाएगा साथियों बागड़ प्रदेश। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आता है आपके कि खरोद या माल खरोद क्या है। एक शब्द आता है खरोद या माल खरोद, तो भीलवाड़ा जिले की जहाजपुरा और टोंक जिले के अधिकांश भाग जो बनास बेसिन में स्थित है उन्हें साथियों खरोद कहते हैं। भरोद भीलवाड़ा जिले का जहाजपुरा और टोंक जिले का अधिकांश भाग यानी बनास बेसिन खरोद कहलाता है। और इस खरोद भूभाग के साथ में ऊपर माल जब जुड़ जाता है तो इसे मुख्यतः कहते हैं माल खरोद। इसके बाद में साथियों आपको पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थानी भाषा के में अरावली पर्वत श्रृंखला को अडावता कहा जाता है, ADAVATA, ध्यान रखना अंग्रेजी वर्ड है अडावत कहा जाता है। और इसका अर्थ होता है अ भीम लैंग एक्रॉस। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई है और सिरोही और पाली जिलों में इसका आकार है वो ऊंचाई के लिए है। भीलवाड़ा और अजमेर जिलों में इनकी आकृति नुकीलीपन है। इस श्रृंखला की महत्वपूर्ण शाखा चित्तौड़, कोटा, बूंदी जिलों में से गुजरती है। यह साथियों आपको अरावली पर्वतमाला के कुछ और फैक्ट थे। इसके बारे में देखिए आगे लिखा हुआ है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का केंद्रीय भाग टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों में स्थित है। यहाँ हल्के रूप में उदयपुर शाखा होती है। अजमेर की नागपहाड़ की शाखा जुड़ी हुई है।
राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार अजमेर में है। जयपुर, अलवर जिलों में इसी श्रृंखला में निरंतर दृष्टिगोचर होता रहता है। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला का अंतिम भाग नई दिल्ली और कोरल बाग के मध्य तक है और राष्ट्रपति भवन के दक्षिण में दिखाई देता है। यानी कि साथियों, राष्ट्रपति भवन में बैठ करके राजस्थान के अरावली भाग को देखा जा सकता है। इसके बाद देखिए, उदयपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर जिलों में अरावली पर्वतमाला के सगे घने वनों से आच्छादित है। कौन कौन सा भाग? बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, अरावली, अलवर, ये जिले हैं, यहाँ पर सघन घने वनों से आच्छादित है। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में रेगिस्तान को पूर्व से बढ़ने से रोकती है। रेगिस्तान है जो साथियों पश्चिम में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में रेगिस्तान स्थित है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में साथियों आपका रेगिस्तान स्थित है और इस रेगिस्तान को पूर्व में बढ़ने से रोकने के लिए अरावली पर्वतमाला काम करती है। एक आपको पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वतमाला मानसून के कौन सी दिशा में? तो मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा और अनियमित वर्षा होती है। यदि साथियों यही अरावली पर्वतमाला हमारे राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में होती, यानी कि इस प्रकार से होती, तो राजस्थान में अधिक वर्षा होती। लेकिन यह समांतर होने के कारण यहाँ पर मानसूनी हवाएं सीधी निकल जाती है और वर्षा कम करती है। तो यदि इसकी दिशा पूछे कि अरावली पर्वतमाला की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती, तो सबसे अधिक वर्षा राजस्थान में ही होती। इसके बाद में साथियों उत्तरी अरावली की मैंने कुछ इंपोर्टेंट चोटियां हैं जो आपको बता दी है। और अगला पॉइंट है कि सांबर झील के दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने पर अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ती जाती है। सांबर झील से कौन सी दिशा में? दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में। और मध्य अरावली का अधिकांश भाग अजमेर में बता दिया। अजमेर की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ बता दी। इसके बाद देखिए दक्षिणी अरावली और अरावली की प्रमुख चोटियां गुरु सीकर, ये भी बता दिया आपको। बाहर जा रहा हूं। इसके बाद में जो इंपोर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको बता रखे हैं कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर आबू पर्वत के नाम से जानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है गुरु सीकर की लंबाई 1722 मीटर बता दिया। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च छोटी गुरु सीकर जो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। और राजस्थान की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। पूर्वी और उत्तरी पूर्वी की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? रघुनाथगढ़ सीकर है। इसके बाद में आपके सामने एक क्वेश्चन बनते हैं कि अरावली पर्वतमाला किस नदी प्रणाली के बीच में इनकी दो भागों में बांटती है? तो अरावली पर्वतमाला किस नदी प्रणाली द्वारा दो भागों में बांटती है? तो बनती है लूनी और बनास नदी द्वारा। लूनी और बनास नदी द्वारा अरावली पर्वतमाला दो भागों में बंट जाती है। इसके बाद आता है अरावली पर्वतमाला ने राजस्थान के दो भागों में बांट दिया है। इनमें से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग लगभग 60% है और दक्षिण पश्चिम भाग 40% है। यानी कि हमारा पूरा राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान को दो भागों में बांट रखा है। तो इसका जो उत्तर पश्चिम भाग है ये भाग तो है 60% और ये भाग है 40%, दक्षिण पूर्व वाला भाग। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला के किस भाग में सर्वाधिक अंतराल है? तो मध्य अरावली में सबसे अधिक अंतराल पाए जाते हैं। अगला है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। फिर आता है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दिशा क्या है? तो मैंने आपको बता रखी है, विस्तार की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। किसका अवशेष है? तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, ये भी अपने बात कर ली है। अब अपने सामने क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला कितने जिलों में फैली हुई है? तो साथियों अरावली पर्वतमाला है वो कुल 17 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में फैली हुई है? 17 जिलों में फैली हुई है। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक, अजमेर, पाली, नागौर, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, अलवर। और साथियों संपूर्ण रूप से देखें तो उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में तो विशेष तौर से है ही, इनके अलावा शेष 15 जिलों में कुछ कुछ भागों में फैली हुई है।
बाकी उदयपुर और डूंगरपुर के संपूर्ण भाग पर अरावली पर्वतमाला लगभग फैली हुई है। इसके बाद में आपके सामने था अरावली पर्वतमाला का संपूर्ण विवरण। आपने पूरा वीडियो देखा, आपने सब कुछ समझा। और भी आपका कोई डाउट है तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।